यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक ऐतिहासिक यात्रा। 18वीं सदी के अंत में यूरोप में एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरे महाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। ये थी राष्ट्रवाद की लहर। आज हम इस फैसिनेटिंग जर्नी को समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों से भरे यूरोप में एक नई सोच का जन्म हुआ। एक ऐसी सोच जो भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर लोगों को एकजुट करने की बात करती थी। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो इस बात पर जोर देती है कि जिन लोगों की भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराएं समान हैं, उन्हें एक साथ मिलकर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आज हमें बहुत सामान्य लगता है, लेकिन उस समय ये बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी था। उस दौर में यूरोप में बड़े बड़े साम्राज्य थे जहां अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग एक ही शासक के अधीन रहते थे। फ्रांसीसी क्रांति 1889 में राष्ट्रवाद के विकास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस क्रांति ने पहली बार ये आइडिया दिया कि राज्य की शक्ति राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित होती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के नारे ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया। नेपोलियन के युद्धों ने इन विचारों को पूरे यूरोप में फैलाया। जब नेपोलियन की सेनाएं अलग अलग देशों में गईं, तो वे अपने साथ राष्ट्रवाद के बीज भी ले गईं। नेपोलियन के युद्धों का एक इंटरेस्टिंग पहलू यह था कि जब उसकी सेनाएं दूसरे देशों पर कब्जा करती थीं, तो वहां के लोगों में अपनी स्वतंत्रता की भावना और भी मजबूत हो जाती थी। जर्मनी और इटली जैसे क्षेत्रों में, जो उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, लोगों ने महसूस किया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो वे फॉरेन डोमिनेशन से मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन की फिगर्स की जिन्होंने राष्ट्रवाद को आकार दिया। जुसेपे मत्सिनी इटली के एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने यंग इटली नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैत्सिनी का मानना था कि इटली के सभी छोटे राज्यों को मिलकर एक यूनिफाइड इटली बनाना चाहिए। उनके विचारों ने न सिर्फ इटली बल्कि पूरे यूरोप के युवाओं को प्रभावित किया। जर्मनी में योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे फिलोसोफर्स ने भाषा और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। हर्डर का कहना था कि हर नेशन की अपनी यूनिक स्पिरिट होती है जो उसकी भाषा, लोकगीतों और ट्रेडिशंस में रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह के विचारों ने जर्मन नेशनलिज्म को बहुत प्रभावित किया। संकल्प ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रवाद सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी था। रोमांटिसिज्म नामक आर्टिस्टिक मूवमेंट ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमांटिक आर्टिस्ट्स और राइटर्स अपनी फोक ट्रेडिशंस, लोकल लैंग्वेजेस और हिस्टोरिकल हीरोज को सेलिब्रेट करते थे। इससे लोगों में अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के प्रति प्राइड की भावना बढ़ी। ब्रदर्स ग्रिम ने जर्मन फोक टेल्स कलेक्ट किए। पॉलिश पोएट एडम मित्केविच ने अपनी पोएट्री के थ्रू पॉलिश नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। इसी तरह अलग अलग देशों में आर्टिस्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत बनाने का काम किया। म्यूजिक भी इस मूवमेंट का हिस्सा बना। कंपोजर्स अपने देश के फोक सॉन्ग्स को क्लासिकल म्यूजिक में इनकॉर्पोरेट करने लगे। राष्ट्रवाद के विकास में प्रिंट कल्चर का भी बहुत बड़ा योगदान था। न्यूज़पेपर्स, बुक्स और पैम्फलेट्स के थ्रू नेशनलिस्ट आइडियाज तेजी से फैली। जब लोग अपनी भाषा में लिखे गए लिटरेचर पढ़ते थे, तो उनमें अपनी लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी के प्रति अवेयरनेस बढ़ती थी। ये एक ऐसा टाइम था जब लिटरेसी रेट्स बढ़ रहे थे और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही थी। अब देखते हैं कि राष्ट्रवाद ने यूरोप के पॉलिटिकल लैंडस्केप को कैसे बदला। सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल है जर्मन यूनिफिकेशन। 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी 300 से ज्यादा छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन के युद्धों के बाद ये संख्या कम होकर 33 हो गई, लेकिन फिर भी ये एक यूनिफाइड नेशन नहीं था। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो प्रुशिया के चांसलर थे, ने बहुत ही क्लेवर डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक वॉर्स के थ्रू जर्मन यूनिफिकेशन अचीव किया। बिस्मार्क ने पहले ऑस्ट्रिया को आइसोलेट किया, फिर फ्रांस को डिफीट किया और फाइनली 1871 में जर्मन अंपायर का फॉर्मेशन हुआ। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे राष्ट्रवाद को पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कंबाइन करके कॉन्क्रीट रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। इटली की यूनिफिकेशन भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। जूसेपे गारिबाल्डी, जो हीरो ऑफ टू वर्ल्ड्स के नाम से फेमस थे, ने अपनी गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स से सदर्न इटली को लिबरेट किया। काउंट कबूर ने डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज करके नॉर्दर्न इटली को यूनाइट किया। किंग विक्टर इमैनुअल II ने इन सभी एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया। 1861 में किंगडम ऑफ इटली का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि रोम और वेनिस बाद में जुड़े, लेकिन राष्ट्रवाद का एक डार्क साइड भी था। जैसे जैसे डिफरेंट नेशंस अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसे मल्टी एथनिक एम्पायर्स के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग था। स्लैविक पीपल्स, चेक्स, स्लोवैक्स
क्रोएट्स और सर्ब्स सभी अपनी अलग नेशनल आइडेंटिटी चाहते थे। इससे एम्पायर के अंदर टेंशन्स बढ़ने लगी। बाल्कन्स में तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स थी। ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था और डिफरेंट बाल्कन पीपल्स अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे। ग्रीस ने 1821 में अपनी इंडिपेंडेंस अचीव की। सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया सभी ने अपने नेशनल मूवमेंट्स शुरू किए। ये रीजन पाउडर केग ऑफ यूरोप बन गया क्योंकि यहाँ डिफरेंट नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस क्लैश कर रही थीं। राष्ट्रवाद ने एजुकेशन सिस्टम को भी ट्रांसफॉर्म किया। नेशनल गवर्नमेंट्स ने रियलाइज किया कि अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी बनानी है तो उन्हें अपनी भाषा और कल्चर को प्रमोट करना होगा। स्कूल्स में नेशनल हिस्ट्री, नेशनल लिटरेचर और नेशनल लैंग्वेज को एम्फेसाइज किया जाने लगा। ये एक सिस्टमैटिक एफर्ट था नेशनल कॉन्शियसनेस क्रिएट करने का। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी नेशनलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जर्मन ज़ोलवराइन ने जर्मन स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाया, जिससे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का पाथ भी स्मूथ हो गया। रेलवे नेटवर्क्स ने डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट किया और नेशनल मार्केट्स क्रिएट किए। इससे पीपल की मोबिलिटी बढ़ी और नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग भी मजबूत हुई। राष्ट्रवाद का इम्पैक्ट सिर्फ वेस्टर्न यूरोप तक सीमित नहीं था, ईस्टर्न यूरोप में भी इसके इफेक्ट्स दिखे। पोलिश नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग थी, हालांकि पोलैंड उस समय रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच डिवाइड था। पोलिश रिवॉल्ट्स 1830 और 1863 में हुए, जो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन पोलिश नेशनल स्पिरिट को अलाइव रखे। हंगेरियन नेशनलिज्म भी बहुत सिग्निफिकेंट थी। 1848 में हंगेरियन रेवोल्यूशन हुई, जिसका लीडर लुई कॉसुत था। हालांकि ये रेवोल्यूशन फेल हो गई, लेकिन इसने हंगेरियन आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया। बाद में 1867 में ऑस्ट्रो हंगेरियन कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसने हंगरी को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी दी। राष्ट्रवाद के कल्चरल एक्सप्रेशंस भी बहुत रिच थे। नेशनल एंथम्स कंपोज किए गए, नेशनल फ्लैग्स डिजाइन किए गए, नेशनल सिंबल्स चूज किए गए। ये सब कुछ नेशनल आइडेंटिटी को विजिबल और टेंजिबल बनाने के लिए था। फेस्टिवल्स और सेरेमनीज भी नेशनल यूनिटी प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते थे। लिटरेचर में भी नेशनलिस्ट थीम्स प्रोमिनेंट हो गए। हिस्टोरिकल नॉवेल्स पॉपुलर हुए, जो नेशनल हीरोज और ग्लोरियस पास्ट को सेलिब्रेट करते थे। वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स ने स्कॉटिश नेशनलिज्म को इन्फ्लुएंस किया। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज में राइटर्स अपने नेशनल लिटरेचर डेवलप कर रहे थे। राष्ट्रवाद ने विमेन की रोल को भी अफेक्ट किया। हालांकि पॉलिटिकल राइट्स में विमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं मिली, लेकिन कल्चरल नेशनलिज्म में उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। विमेन को नेशन की कल्चरल बेरर्स माना जाता था। वे फोक ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करती थीं और नेक्स्ट जनरेशन को नेशनल वैल्यूज ट्रांसमिट करती थीं। रिलीजियस फैक्टर्स भी राष्ट्रवाद में कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करते थे। कभी कभी रिलीजन और नेशनलिज्म साथ चलते थे, जैसे आयरिश कैथोलिसिज्म और आयरिश नेशनलिज्म। कभी कभी वे कॉन्फ्लिक्ट में आते थे, जैसे जब सेक्युलर नेशनलिज्म रिलीजियस अथॉरिटी को चैलेंज करती थी। पोप की टेम्पोरल पावर का इशू इटालियन यूनिफिकेशन में मेजर ऑब्स्टिकल था। राष्ट्रवाद के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिग्निफिकेंट थे। ये मूवमेंट ने मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की फाउंडेशन रखी। आज जो पॉलिटिकल मैप हम देखते हैं, उसकी रूट्स 19वीं सदी के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म ने बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स को भी जन्म दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज में भी नेशनलिज्म का इंपॉर्टेंट रोल था। बाल्कन नेशनलिज्म ने आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की असैसिनेशन को ट्रिगर किया, जो वॉर का इमीडिएट कॉज बनी। डिफरेंट नेशंस की कंपीटिंग एस्पिरेशंस ने यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब किया। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राष्ट्रवाद एक डबल एज्ड सॉर्ड साबित हुआ है। एक तरफ इसने पीपल को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया और कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया। दूसरी तरफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म ने जेनोफोबिया, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज को भी जन्म दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद का राइज एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड फिनोमिनन था, जिसने पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक सभी डायमेंशंस को अफेक्ट किया। ये सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज करने की बात नहीं थी, बल्कि ये पीपल की आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस और एस्पिरेशंस को रीशेप करने की बात थी। आज भी जब हम राष्ट्रवाद के कॉन्टेम्पररी फॉर्म्स देखते हैं तो 19वीं सदी के इन डेवलपमेंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि वे मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन है।